हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लांट इकोलॉजी के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीरोफाइट्स के अंदर मिलने वाले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की। इससे पहले के वीडियोस में हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अडेप्टेशंस होते हैं जीरोफाइट्स के, उनको वन बाय वन करके डिस्कस किया था। तो अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजियोलॉजी है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जीरोफाइट्स में, जो उनको वाटर डेफिशिएंसी से अपना जो मैनेजमेंट है उसको करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो फिजियोलॉजी होता है, अगर हम फिजियोलॉजी वर्ड को डिफ़ाइन करें तो फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ फंक्शनिंग से होता है। और फंक्शनिंग का मतलब होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है, जिसमें हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को इंक्लूड करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल एंगल का मतलब यहाँ पे यही रहेगा कि मेटाबॉलिज्म को लेकर के ऐसी कौन सी फीचर्स होती हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में, जो उनको जो जीरोफिटिक कंडीशंस हैं या जो डेजर्टिक कंडीशंस या जो वाटर डेफिशिएंसी कंडीशंस हैं उनसे अडेप्टेशंस के रूप में हेल्पफुल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल के ऊपर ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो वन इज सेलुलर लेवल की जो कोशिकीय स्तर होता है पादपों का, वहाँ हमें देखा जाए तो ओस्मो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और ओस्मो प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो प्लांट का जो ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ इस प्रकार का मैकेनिज़्म, जो उसको वाटर डेफिशिएंसी के दौरान जो ओस्मोटिक जो इंटीग्रिटी है, ओस्मेटिक जो जितना ऑस्मेटिक प्रेशर वाटर डेफिशिएंसी से टॉलरेट करने के लिए या रजिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको मेंटेन करने में काम आते हैं। और ओस्मो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे कुछ खास कंपाउंड्स काम आते हैं। दे आर स्पेसिफिक सॉल्यूट्स जिनको हम ओस्मो प्रोटेक्टेंट्स बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में काफ़ी छोटे मॉलिकुलर साइज के विदाउट चार्ज वाले, न्यूट्रल चार्ज वाले नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इफ़ेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल की जो भी मैकेनिज्म है उसमें इनका नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ओस्मो प्रोटेक्शन सेलुलर लेवल के ऊपर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के रूप में काम करता है। और इसको कौन करेंगे? स्पेसिफिक सॉल्यूट्स हैं। और ये जो स्पेसिफिक सॉल्यूट्स हैं ये हर कोई नहीं हो सकते, ये स्मॉल साइज वाले होंगे, इनके पास चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होने से सेल के अंदर की जो भी आयनिक कंडीशंस होती हैं, जो चार्ज से जुड़ी हुई कंडीशंस होती हैं, वो अल्टर नहीं होंगी। और दूसरी खास बात कि जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में एक्यूमुलेट होंगे तो इनका कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट इनके द्वारा नहीं आता है। तो नॉन टॉक्सिक रहेंगे, चाहे ये कितने भी ज़्यादा सेल के अंदर इनको स्टोर किया जाता हो। मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट्स के सेलुलर लेवल के ऊपर या साइटोप्लाज्म के अंदर या वैक्यूल्स के अंदर जो मोस्टली ऑस्मो प्रोटेक्टेंट के रूप में काम करने वाले स्पेसिफिक कंपिटेबल सॉल्यूट्स होते हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज बेटाइंस, तो या तो हमें बेटाइंस देखने को मिलेंगे, या वहाँ पे जो शुगर्स और जो पॉलीओल्स होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगी, जो ओस्मो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। या कुछ खास अमीनो एसिड्स हैं जो स्पेसिफिक ओस्मो प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंटली मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि जो प्रोलिन का एक्यूमुलेशन होता है, प्रोलिन इज ए अमीनो एसिड, और प्रोलिन का जो जमाव होता है, प्रोलिन जो इकट्ठा होता रहता है, दिस इज़ ए अडप्टेशन कि यहाँ पे चाहे बेटाइंस का कलेक्शन हो रहा हो, या शुगर्स या पोलियोल्स जमा हो रहे हों, या स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स जिसमें कि प्रोलिन्स हैं ये जमा हो रहे हों। जब ये सब जमा होते हैं, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता रहता है, तो इनका स्पेसिफिक जो जमाव है वो ओस्मो प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब बेटाइंस का, शुगर्स का या इनप्रोलिन जैसे अमीनो एसिड जो ओस्मो प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं उनका लेवल ज़्यादा नहीं होता है। बट जैसे जैसे वाटर डेफिशिएंसी होती है उसी अनुरूप प्लांट्स का जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल सेप है, वहाँ पे इनका लेवल बढ़ता चला जाता है, जो इनको स्पेसिफिक जो ड्राइड कंडीशंस है, पानी की जो डेफिशिएंसी वाली जो कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस में इनके सेल का जो
ओस्मोटिक लेवल का प्रोटेक्शन है वो इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद में अगर हम और बात करें तो सेलुलर लेवल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और इन एंजाइम्स का जो रोल है दैट इज़ टू स्क्वेंच। स्क्वेंच का मतलब हटाना होता है। किसको हटाएंगे? दे आर टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। और टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्रॉथ स्ट्रेस। जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस से ड्रॉथ की तरफ हम जाएं या वाटर डेफिशिएंसी की तरफ हम जाते हैं, तो वाटर डेफिशिएंसी एक प्रकार का स्ट्रेस कंडीशन के रूप में काउंट होता है, दैट इज ए फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो वाटर डेफिशिएंसी या जीरोफिटिक आवास के अंदर जो पानी की कमी, चाहे वो फिजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, किसी भी प्रकार से जो वाटर डेफिशिएंसी रहती है वो एक प्रकार का प्लांट के लिए स्ट्रेस का एटमॉस्फेयर होता है। और स्ट्रेस के अंदर वहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं। दिस इज़ द फ्री रेडिकल्स। चाहे हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें या प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, दोनों ही कंडीशंस के अंदर स्ट्रेस के दौरान फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बाद में जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे हमारा डीएनए हो प्लांट्स का, चाहे लिपिड्स हों, चाहे दूसरे और बायोमोलिक्यूल्स हों, उनको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो सारा इन फ्री रेडिकल से डिस्टर्ब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए या उनको हटाने के लिए, तो स्क्वेंच का मतलब जो फ्री रेडिकल्स बने हैं उनको हटाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ड्रॉथ कंडीशंस के दौरान इन प्लांट्स के सेल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे वन इज प्रॉक्सीडेज, सेकंड इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड थर्ड वन इज द मेन एंजाइम कैटलेज। तो चाहे हम बात करें इन तीनों एंजाइम्स की, दीज आर द प्रॉक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या कैटलेज, इन तीनों का मेन काम ये होता है कि जैसे ही ड्रॉथ का स्ट्रेस डेवलप होगा तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सीफाई करने का काम जो होता है, जो टॉक्सिक्स बनते हैं उन टॉक्सिक्स को डिटॉक्सीफाई करने का, या उनको फ्री रेडिकल फॉर्म से जो सोल्यूबल फॉर्म होते हैं मोस्टली जो एल्कोहल्स और जो वाटर के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है, दैट आर परफॉर्म बाय दीज एंजाइम, जिसमें कि पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या कैटलेज काम करते हैं। तो हम दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रेस आएगा या जैसे ही प्लांट को डेफिशिएंसी ऑफ वाटर फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स से सेलुलर मशीनरी को ज़्यादा डैमेज ना हो तो उससे बचाने के लिए फ्री रेडिकल्स को हटाना होता है। और फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए इन जीरोफाइट्स के अंदर कुछ खास एंजाइम्स हैं वो हाइपर एक्टिव पाए जाते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट आर प्रॉक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटलेज। इसके बाद में हम एक बात और करते हैं कि जीरोफिटिक प्लांट्स में सेलुलर लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हाई शुगर स्टार्च रेशियो पाया जाता है, यानी कि शुगर्स की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्च की तुलना में ज़्यादा होती है। शुगर का मतलब सोल्यूबल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और स्टार्च जो होता है वो इनसोल्यूबल फॉर्म होता है। और सोल्यूबल फॉर्म जो होता है वो पानी को अपने साथ होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो जितना ज़्यादा इनमें शुगर रहेगा उतना ज़्यादा इनके साथ में जो वाटर कंटेंट है उनको होल्ड किया जाएगा। तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर या जीरोफाइट्स के अंदर सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में जो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम सिंपली शुगर्स बोल सकते हैं, उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो चाहे तो हम बात करें ओस्मो प्रोटेक्टेंट्स की, जिसमें बेटाइन, शुगर्स या अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ये सब भी यहाँ पे सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। इसी प्रकार से चाहे प्रोक्साइड्स को प्रोक्सीडेज हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हैं, कैटलेज जो कि फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंच करने का काम करते हैं, या हाई शुगर कंटेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये तीनों ही ऐसे पॉइंट्स हो गए जो सेलुलर लेवल के ऊपर प्लांट्स को जीरोफिटिक कंडीशंस के अंदर या वाटर डेफिशिएंसी कंडीशंस के अंदर एक प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी फीचर्स सेलुलर लेवल के ऊपर एज ए अडेप्टेशन काउंट हो जाएंगी, जो फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर फंक्शनिंग के ऊपर इनका रोल रहता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मशीनरी होती है, जो प्लांट का जो सेलुलर मशीनरी होता है, उस मशीनरी लेवल के ऊपर या सिस्टम लेवल के ऊपर ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो काम आ सकती हैं। तो सेकंड वन हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम लेवल के ऊपर देखें तो हमारे पास दो खास एग्जांपल्स आएंगे। उनमें से पहला एग्जांपल हम लेते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसको हम सिंपली कैम पाथवे के रूप में जानते हैं।
और मोस्टली जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो जीरोफिटिक आवासों में मिलने वाले सक्यूलेंट पौधे होते हैं उनमें हमें कैम पाथवे देखने को मिलता है। और सक्यूलेंट्स की बातें हम पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर वाटर को होल्ड किया जाता है, इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। तो स्लो ग्रोइंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाले ऐसे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनके मैसिव पार्ट्स और जो वाटर स्टोरेज पार्ट्स हैं उनमें वाटर को स्टोर किया जाता है। तो इनमें जो ग्रोथ स्लो होती है उससे स्लो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक पॉइंट है अगर उसकी बात करें तो स्टोमेटा यहाँ केवल नाइट में ओपन होते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे पाया जाता है उनके स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं। और यहाँ पे जो भी नाइट में स्टोमेटा खुलने से CO2 ली जाएगी, टेम्परेरी जो CO2 ली जाती है उसको स्टोर्ड एज मैलिक एसिड इन द वैक्यूल्स एट नाइट। जैसा कि हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि नाइट के अंदर अगर हम बात करें तो CO2 को यहाँ पे स्टोर किया जाता है वैक्यूल्स में मैलिक एसिड के रूप में। और डे आवर्स के अंदर मैलिक एसिड का वापस डिकॉर्बोक्सिलेशन होता है, उससे जो CO2 निकलती है वो बाद में कैल्विन साइकिल में काम आती है। तो स्टोमेटा केवल नाइट में ओपन होते हैं और डे में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो जब नाइट में स्टोमेटा खुलेंगे तो वाटर लॉस काफ़ी कम रह जाता है। दिस इज़ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अडेप्टेशन इन कैम प्लांट्स और डेजर्ट सक्यूलेंट्स कि उनके स्टोमेटा अगर दिन में खुलते तो ज़्यादा पानी का लॉस होता है, जबकि उन्होंने अपना मैकेनिज्म कैम के अंदर कन्वर्ट कर रखा है एज अडेप्टेशन जो उनको नाइट में स्टोमेटा खोलने की परमिशन देता है। और उसी से उनका जो फोटोसिंथेसिस का जो CO2 का जितना भी एसिमिलेशन है वो उस पर डिपेंडेंट रह पाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि रिड्यूसेस वाटर लॉस। तो डेजर्ट प्लांट्स या जीरोफाइट्स के अंदर जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए सिस्टम लेवल या फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो स्पेसिफिक जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है कैल्विन साइकिल का, दिस इज़ द क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे, ये भी उनको अडेप्टेशन के रूप में काम आता है कि इसकी सहायता से हालांकि वो ग्रोथ तो धीरे कर पाते हैं लेकिन वो वाटर लॉसेस को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो पानी का जो बैलेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक इससे बेनिफिट मिल जाता है कि वो टेम्परेली CO2 को मैलिक एसिड में स्टोर करेंगे नाइट में और डे आवर्स के अंदर उसी से अपना CO2 एसिमिलेशन का सारा वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें C4 मैकेनिज्म पाई जाती है। तो ये जो C4 पाथवे है ये भी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की तरह ही प्लांट्स के अंदर एक प्रकार का वाटर की डेफिशिएंसी को टॉलरेट करने के लिए और उससे प्लांट को बचाने के लिए काम आता है। जैसे क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म सक्यूलेंट्स के अंदर हम मोस्टली देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो C4 पाथवे है वो हॉट एरिया के जो ग्रासेज होते हैं, मोस्टली हॉट एरिया के लिए हम ट्रॉपिकल एरिया वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया की जो फास्ट ग्रोइंग ग्रासेज होती हैं वो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ खास बात ये होती है कि CO2 की पंपिंग की जाती है। पंपिंग का मतलब ये है कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स में CO2 को कैप्चर किया जाता है C4 एसिड के रूप में और उसको बाद में बंडल शीथ को भेज दिया जाता है। तो बार बार मीजोफिल से पकड़ के CO2 को बंडल शीथ में डाला जाता है जहाँ बंडल शीथ के अंदर रूबिस्को काम कर रहा होता है। तो रूबिस्को इज़ द CO2 एसिमिलेशन साइट और वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा CO2 की पुशिंग की जाती है, दिस इज़ द पंपिंग। तो CO2 की जो पंपिंग है, स्टोमेटा खुलेगा तो पानी लॉस होता है लेकिन CO2 भी एंटर ली जाती है। तो जितनी भी CO2 एंटर होती है उसको इफ़ेक्टिवली रूबिस्को तक पहुंचाने के लिए जो मीजोफिल से बंडल शीथ तक पंपिंग होती है उसकी वजह से CO2 पंपिंग टू बंडल शीथ सेल्स बाई कि एक बार जब CO2 को पकड़ा जाएगा C4 एसिड्स के रूप में तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, जब वापस बंडल शीथ के अंदर इसमें से CO2 निकलती है दैट इज़ डिकार्बोक्सिलेशन। तो एक बार कार्बोक्सिलेशन दूसरी बार डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो उसकी वजह से ये पंपिंग है वो लगातार मेंटेन रहती है। और यहाँ जो फ़ायदा होता है कि लेसर वाटर लॉस्ट बाय दिस मैकेनिज्म पर मोल ऑफ CO2 इंटैक्ट। तो CO2 मॉलिक्यूल को रूबिस्को के द्वारा यूटिलाइज कराने के लिए C3 प्लांट्स की तुलना में कम पानी का लॉस C4 मैकेनिज्म के द्वारा होता है क्योंकि वो मैक्सिमम CO2 को पंप करके रूबिस्को तक पहुंचा देते हैं। तो दिस इज़ अगेन ए बेनिफिट कि पर मोल CO2 इंटैक को लेकर के अगर हम बात करें तो वाटर लॉस यहाँ पे
C3 प्लांट से भी कम होता है। तो दिस इज़ अगेन ए टाइप ऑफ अडेप्टेशन कि हालांकि ये फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमाइज कराता है। हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स को एक प्रकार का बेनिफिट आता है कि वो रूबिस्को को बंडल सीड्स में मेंटेन करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसीलिए फास्ट ग्रोइंग ग्रासेज जिसका एग्जांपल हो जाते हैं। लेकिन साइड के अंदर हम देखें तो C3 पौधों की तुलना में वाटर लॉस इनका काफ़ी कम रह पाता है। तो सेलुलर लेवल के ऊपर भी हमने बातें की, और जो फंक्शनिंग है, जो फिजियोलॉजी है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने दो मैकेनिज्म ली स्पेशली। वन इज़ कैम पाथवे जहाँ पे वो नाइट में स्टोमेटा खोल के वाटर लॉस को कम कर देते हैं, और C4 पाथवे जो CO2 पंपिंग की सहायता से वाटर लॉस को कम कर देते हैं। दीज आर द टू फैक्टर्स जो हम फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए ले सकते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर या जीरोफाइट्स के अंदर वाटर डेफिशिएंसी से फिजियोलॉजिकली लेवल के ऊपर प्लांट्स की जो मैकेनिज्म है उसमें एडेप्टेशन काम कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल की हों चाहे वो फंक्शनिंग लेवल की हों, वो क्लियर हुई होंगी। और इस वीडियो की सहायता से आप जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं उनका एक प्रॉपर नोट तैयार करेंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन राइज हो तो हम एक प्रॉपर वे में और बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी बातों को बता सकें। तो आई होप विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल यू। ओके देन, थैंक यू सो मच।